और अब कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे यहाँ एक जुमला चलता है, शौक बड़ी चीज है। अब पाकिस्तान को ही ले, घर में आटे दाल के फाके पड़े हुए हैं, लेकिन शौक है साहब कि आतंकियों को पालेंगे। चीन को ही ले लें, खुद की इकोनॉमी डगमगा रही है, लेकिन शौक है कि भारत के दुश्मनों को वीटो पावर से बचाएंगे। अब यही शौक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगा है कि खालिस्तानियों को सिर पर बिठाएंगे। आज तीनों का जिक्र एक साथ इसलिए क्योंकि खालिस्तानी आतंकियों को लेकर जो टकराव हो रहा है उसमें कनाडा, चीन और पाकिस्तान तीनों दिख रहे हैं। इसमें सिर्फ ट्रूडो नहीं, पूरी तिकड़ी है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सोचा नहीं था कि आतंकी निज्जर के निपटारे पर जो इल्जाम उन्होंने लगाया है, भारत उसका इतना कठोर जवाब देगा, ऐसा देगा कि उन्हें घर में घेर देगा, दोस्तों में अलग थलग कर देगा। इसीलिए ट्रूडो न्यूयॉर्क पहुंचे तो अंदाज थोड़े ठंडे दिखे। बोले कि हम भारत से टकराव नहीं चाहते हैं। Call upon the government of India to work with us, to take seriously these allegations and to allow justice to follow its course. लेकिन थोड़ी ही देर बाद ट्रूडो की टोन भी बदली। कहा कि भारत पर आतंकी हरदीप निज्जर को लेकर आरोप लगाए हैं, वो हवा में नहीं थे। I'm repeating what I said on Monday afternoon, that there are credible allegations that we need to take extremely seriously as Canadians and indeed as a world. एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ। इसके पीछे जस्टिन ट्रूडो की तीन मजबूरियां हैं। पहली मजबूरी खालिस्तान, दूसरी पाकिस्तान और तीसरी चीन। कैसे, अब ये भी समझिए। खालिस्तान इसलिए क्योंकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी जिस एनडीपी के 24 सांसदों के समर्थन पर टिकी है वो खालिस्तान समर्थक है। लिहाजा खालिस्तान को पालना पोसना ट्रूडो की मजबूरी है। दूसरी मजबूरी पाकिस्तान। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान की आईएसआई कनाडा में खालिस्तानियों को एक लंबे अरसे से फंडिंग कर रही है। The larger issues of terrorism and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तान का जो प्रदर्शन प्लान है उसमें भी आईएसआई का दिमाग है। भारतीय हाई कमीशन कॉन्सुलेट पर प्रदर्शन का प्लान आईएसआई ने बनाया है। कनाडा में आईएसआई एजेंट्स भड़काऊ बैनर और पोस्टर तैयार कर रहे हैं। खालिस्तान के प्रदर्शन में पाकिस्तानियों को शामिल होने को कहा है। खालिस्तानी प्रदर्शनों के लिए बसों का इंतजाम भी आईएसआई करा रही है। ट्रूडो का पाकिस्तानी रिश्ता यूं भी दिखा कि जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका पेट दुखा। India's assassination of a Canadian national on Canadian soil is a clear violation of international law and the UN principle of state sovereignty. और ट्रूडो की तीसरी मजबूरी है चीन। कनाडा के पत्रकार डेनियल बोर्डमैन ने कबूला है कि ट्रूडो के भारत से भिड़ने के पीछे चीन का दिमाग है। बोर्डमैन का दावा है कि ट्रूडो को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से 2021 में चंदा मिला था और अब भी मिलता है। इसीलिए ट्रूडो भारत के खिलाफ चीन की जुबान बोल रहे हैं। भारत पर चीन का सिंगल पॉइंट एजेंडा जग जाहिर है। Justin Trudeau's Liberal Party was getting help from the CCP at different points in elections. It's a whole big thing that we need an investigation into. तो क्या ट्रूडो का ये चीन पाकिस्तान कनेक्शन फाइव आइज के बाकी चारों देशों की निगाह में भी है? क्या इसीलिए चारों ने ट्रूडो को भाव नहीं दिया? अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि भारत कोई रूस या चीन नहीं है जो अमेरिका उसके खिलाफ कुछ भी बोल दे। Now, India is not Russia, and China has its own set of challenges that we deal with in its own context. So, of course, there's going to be differences in how we deal with countries one by one. इसी पर बात करेंगे। आज बड़े खास मेहमान है, भारत और पाकिस्तान का पैनल है, एक बड़ा पैनल है और आज इसी पर बात होगी कि भाई अंजू को ले गई आईएसआई, तब वो मैरिज ब्यूरो खोल लिया, ड्रग्स का ब्यूरो भी उनके पास है, वो अपने प्रधानमंत्रियों की जो है फिल्में भी खींचती है। बताऊंगा इसके बारे में, तमाम बात होगी। एमएस बिट्टा साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, मेरे साथ हैं। कल बहुत ही भावुक बात उन्होंने कही थी। आरपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ हैं। दीपक वोरा जी, राजनयिक, मेरे साथ है, डिप्लोमेट है। एम्बेसडर वोरा, आपका स्वागत है। सुशील पंडित जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हसन दुरानी साहब, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। इरशाद अहमद खान साहब, नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। लेकिन बिट्टा साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। अब सब स्कीम निकल के सामने आ गई है। ये हत्या जो है 18 जून 2023 को हुई थी। अब यूएन के वक्त, जब यूएन चल रहा है अमेरिका के अंदर, इसका माहौल बनाने की जरूरत
आईएसआई के दबाव में ये खालिस्तान की मांग जस्टिन ट्रूडो उसका समर्थन कर रहे हैं। आईएसआई, चीन, जस्टिन ट्रूडो, क्या कहना चाहेंगे हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को? देखो, एक बात दीपक चौरसिया जी, एक पाकिस्तान ये आतंकवादी अजगर सांप को पालता पालता खाल उसके अंदर ही नुकसान करा बैठा, या दूसरा पाकिस्तान कनाडा में बन गया। दूसरा पाकिस्तान ने भी यही किया था। आपने देखा होगा अमेरिका की घटना हुई थी 11 सितंबर को, कितना बड़ा हादसा हुआ था प्लेन का, कहां से और पकड़ा गया उसामा बिन लादेन, कहां मारा गया? पाकिस्तान के अंदर। पंजाब के टेररिस्ट अभी परमजीत सिंह पंजवड़, किन्होंने मारा? आईएसआई ने मारा। कहां था वो? पाकिस्तान में था। हमारे कितने आतंकवादी पंजाब में खालिस्तान की बात करने वाले, कनाडा से लिंक इनका जुड़ा हुआ है, ये कहां है? ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान, चाइना, ये कनाडा सब एक हो चुके हैं। हिंदुस्तान का जो तरक्की का रास्ता है, G20, तिरंगा झंडा चंद्रमा पे जाना, दुनिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना, आज ये कनाडा, ये चाइना, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान को, ये पंजाब को, ये डिस्टर्ब करने के लिए चंद खालिस्तानियों को लेकर के ये शोर मचा रहे हैं। इनको बता देना चाहते हैं, कश्मीर में तो आतंकवाद समाप्त कर दिया। रोज आते हैं आतंकवादी, रोज ठोकते हैं। मानता हूं हमारे जवान शहीद होते हैं, अगर 2 होते हैं तो इनको 10 मारते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर इनको 10-15 मारते हैं। अब इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। खालिस्तान कभी नहीं बनेगा पंजाब के अंदर। खालिस्तान बनेगा तो वो एक दिन पाकिस्तान में बनेगा। जो पाकिस्तान में जो काबल कंधार तक कभी महाराजा रणजीत सिंह का राज था, पंजाब का राज था, बनेगा तो उधर बनेगा। हिंदुस्तान में कभी खालिस्तान नहीं बनेगा। इतने सपने कभी साकार नहीं होंगे। अरे 42 साल लड़ते लड़ते हमारी जिंदगी की जवानी, हमारा बचपन, जिंदगी का आधा हिस्सा चला गया। क्या है, 36,000 बेगुनाह लोग भी खत्म करवा लिए, हजारों खून भी करवा लिए। क्या खालिस्तान बना? ये आज का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, ये आज के प्रधानमंत्री जिनका एक ही नारा है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, प्रथम राष्ट्र और पूरी दुनिया के अंदर शांति रहे। हमने क्या कनाडा को कुछ कहा? क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इधर बुलाया? क्या उनको इज्जत मान दिया? उनका प्लेन खराब हुआ, हमने कहा ये हजारों प्लेन आपके लिए हाजिर, आप जा सकते हैं। पूरा इज्जत मान दिया। कनाडा को लिस्ट दी, प्यार से दी कि ये आतंकवादियों ने पंजाब के अंदर बेगुनाहों का कत्ल किया, इन्होंने हजारों बहनों के सुहागों को जाड़ा, इन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बम्बों से उड़ा दिया, तो हमें ये आतंकवादी वापस सौंपे जाएं, यही कहा और तो कुछ नहीं कहा। अगर हिंदुस्तान ने कनाडा के अंदर कोई ऐसी हरकत की है तो हमें बताइए, देश की जनता को बताइए। ये लोग सामने खड़े हैं। कनाडा हमारा अच्छा दोस्त था, हमारा अच्छा दोस्त है, पर अगर खालिस्तानियों को पालेगा और हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश का, हिंदुस्तान उसका करारा जवाब देगा। हम लड़ाई लड़ेंगे हर तरीके की। हिंदुस्तान को कभी, भारत मां को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हम तो तरक्की के रास्ते पे आगे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान कहाँ है? अपनी लड़ाइयों में फंस गया पाकिस्तान। क्या नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान नहीं गए थे हम सबको नाराज करके? क्या नवाज शरीफ को नहीं मिले थे नरेंद्र मोदी जी? क्यों मिले थे? आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, आपका अवाम भी आगे बढ़े, आपका मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क भी तरक्की करे। आप नहीं हटे। आपने दीनानगर की घटना की, पाकिस्तान आईएसआई ने, आपने पठानकोट की घटना की, आपने पुलवामा की घटना की। उसके साथ बाद हिंदुस्तान ने कभी बातचीत नहीं की। हम कहां निकल गए? अपने रास्ते को लेके हमने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया और आज पाकिस्तान कहां चला गया। और ये अजगर के सांप की तरह है ये आतंकवाद, जिसको पाकिस्तान ने खा लिया, अब आने वाले टाइम के ऊपर कनाडा को खाएगा। जहां नार्को टेररिज्म का अड्डा बन गया कनाडा के अंदर, जहां हथियारों का अड्डा बन गया, जहां गैंगस्टर का अड्डा बन गया, जहां हर व्यक्ति कोई भी क्राइम करके यह दुनिया को कनाडा ने बता दिया उसका हमारा देश उसके लिए हाजिर है। यहां आजादी है। बेगुनाहों का कत्लेआम करो, खून की नदियां बहाओ, दूसरे देशों के अंदर
लीड चीर करो, तोड़ फाड़ करो और हमारे देश में घुस जाओ और कुछ भी कह दो कि हमारे मुल्क में आजादी है। हमारे देश में ऐसी आजादी नहीं है। अगर कनाडा को कोई नुकसान पहुंचाने वाला हमारे देश के अंदर आता है तो हिंदुस्तान कभी उनको शेल्टर नहीं देता है। हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया का कोई भी आए, हिंदुस्तान का, आज के हिंदुस्तान का ये काम नहीं है। आज का भारत तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। हिंदुस्तान बहुत तरक्की के रास्ते पे जा चुका है और G20 ने आपको बता दिया, दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं जो नहीं आया यहाँ पे। अगर चाइना नहीं आया तो शर्म के मारे नहीं आया, अगर पाकिस्तान नहीं आया तो शर्म के मारे नहीं आया। तो मेंबर ही नहीं है ना, पाकिस्तान 3 में और 13 दोनों में नहीं है। बिट्टा साहब, पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है G20 का। मैं फिर भी कहूं आपको, चलो बांग्लादेश आया, लंका आया, नहीं आए या नहीं बुलाए हमें क्या, दुनिया आई, अमेरिका का राष्ट्रपति आया, यही अमेरिका था ना। कभी नरेंद्र मोदी जी को आने के लिए बैन कर दिया था, यही अमेरिका था ना। और भी देश थे ना, आज वही है। हिंदुस्तान को माना, हिंदुस्तान जवाब ले लेते हैं, फटाक से जवाब ले लेते हैं। सीधे चलता हूं हसन दुरानी साहब के पास। हसन दुरानी साहब, 2 विंडो दिखा रहा हूं। एक तरफ भारत के हमारे तमाम मेहमान है, उसके नीचे लगा हुआ है आगे बढ़ता भारत, और दूसरी तरफ है साजिश रचता पाकिस्तान। हसन दुरानी साहब, सुधर जाइए, अपनी कौम के लिए सुधर जाइए। हिंदुस्तान पे सवार होता पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो ये बात मुझे बताई है, ये आपने कहा है कि साजिश रचता पाकिस्तान और आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, तो वो आपके अंदर का जो गंध है और आपके अंदर की जो क्रोधता है वो आपके इन्हीं चीज़ों से बाहर नजर आनी शुरू हो गई है। आप अगर यहाँ पे बैठ के अगर बुला रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको कम अज कम अखलाकी तौर पे इतनी आपके अंदर जरूरत होनी चाहिए थी कि आप इस किस्म की कोई बात ना करते। लेकिन मैं क्या कह दूं, आगे बढ़ता पाकिस्तान, मैं कह दूं आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान, जब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या तो कुछ बचा ही नहीं, अब इस देश में कुछ बचा ही नहीं। पाकिस्तानी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी आप बोलो तो मैं कई सारे आपको स्टेटमेंट सुनवा देता हूं पाकिस्तान के चैनल्स के। मसला सबसे बड़ा यह है कि जैसे ही पाकिस्तान की साइड से कोई बंदा बोलना शुरू करता है, मेरा ख्याल आपकी कुर्सी के नीचे शायद कांटे निकल आते हैं। इंडिया वाली साइड से कोई बंदा बोल रहा होता है, वो जो मर्जी बोलता रहे, आपके जो है वो कान भी बंद होते हैं और आपके मुंह के ऊपर एल्फी भी लग जाती है, फेविकोल लग जाती है। फेविकोल भी इंडियन प्रोडक्ट है सर, फेविकोल का नाम मत लीजिए, पाकिस्तान में नहीं बनता फेविकोल। यार आप बाई प्रोडक्ट हो, आप बाई प्रोडक्ट हो, आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ही नहीं हो। किस तरह की बात कर रहे हो आप? कम अज कम किसका बाय प्रोडक्ट ये भी बता दीजिए। आपके अंदर बिल्कुल अखलाकियात नाम की चीज ही नहीं है। नहीं, किसका बाय प्रोडक्ट ये बता दीजिए हसन साहब। आप मुसलमानों की बाय प्रोडक्ट हो, आप गौरी की बाय प्रोडक्ट हो, आप अब्दाली की बाय प्रोडक्ट हो, मैं अपने माँ बाप का प्रोडक्ट हूँ। हसन साहब छोड़ दीजिए इस बात को, अपनी माँ बाप का प्रोडक्ट हूँ मैं। आप लोगों ने जिनके हरम आबाद किए थे उनकी बाय प्रोडक्ट हो आप लोग। बस आप यही सुनना चाहते थे भाई। अगर आप तारीख के अंदर इतना ही अपने आप को समझते हो तो कम से कम अपने हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसको पूरी तरह पढ़ लो। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन जितने भी बिट्टा साहब बोल रहे हैं तमीज से बात करो, जो मुसलमान और बेटा होता कौन है मुझे अरे तेरी आसी की तासी, फिर तू आ गया, फिर तू उसी रास्ते पे आ गया, फिर तू उसी रास्ते पे आ गया, फिर तू गंदे रास्ते पे आ गया, फिर तू गंदे रास्ते पे आ गया। तेरी भाषा है गंदी, तू गंदा है, तेरी भाषा गंदी है, तेरा पाकिस्तान गंदा नहीं है, तेरे पाकिस्तान का आवाम गंदा नहीं है, तू गंदा है, तेरी भाषा गंदी है, तेरी जुबान गंदी है, तेरे अंदर गंदा है, तेरे अंदर गंदा है, तेरे अंदर तेरे अंदर गंदा है, गंदा है। तू हमारे भारत के अंदर किसी को गलत बोले तो क्यों बोले? हमने तुम्हें गलत बोला? हमने तुम्हें गलत बोला? हमने तुम्हें गलत बोला? बता दो। अपनी जबान पे कंट्रोल कर, अपनी जबान पे कंट्रोल। ठीक है, मैं सीधे आरपी सिंह के साहब के पास जाता हूँ। हसन साहब 1 मिनट रुक जाइए, आरपी सिंह साहब कुछ बोलना चाहते हैं। आरपी सिंह साहब बोलिए, फिर हसन भाई आपके पास आ जाना। आप लगातार बोलेंगे तो आपकी आवाज कटेगी, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं। फिर मैं इरशाद साहब के पास जाऊंगा। बोलिए आरपी साहब। हमें नहीं बोलने देते हैं, अपने लोगों को टाइम देते हैं। बिट्टा साहब ने आधा घंटा तकरीर की, झूठ बोलते रहे, हमने बिल्कुल नहीं टोका उनको। हसन बोलना शुरू हुए तो बिट्टा साहब के नीचे से कांटे, स्प्रिंग, पता नहीं क्या क्या निकल आया।
देखिए गालियां देना शुरू कर देते हैं। बेटा साहब शर्म करें। आपकी उम्र देखें, अपनी उम्र देखें और आप अपना अंदाज देखें, आदमी है, अंदाज से गुफ्तगू देखें। आपको नहीं कहा ये जो आपके साथ है ना, जिसकी जबान गंदी है, इसको बोला, आपको नहीं बोला। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहुत नेक इंसान है, आपके अंदर तमीज है, आपके अंदर बात करने का तरीका है। हम आपको नहीं कहते कुछ ना, हम नहीं कहते, जिसकी जबान गंदी है ना उसको जवाब देता हूँ, आपको नहीं। आप मेरे बड़े भाई है, क्षमा करना अगर मेरे से निकला हो, आपके बारे में क्षमा करना। आप बहुत नेक इंसान हैं, पर ये जो व्यक्ति है ना, इसकी गंदी जबान है ना, इसकी गंदी जबान मैं जवाब देना जानता हूँ। अरे मैं इसको जवाब देना जानता हूँ, आपको क्यों नहीं मैं कहता। आप एक नेक इंसान है, आप मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास जाता हूँ। आरपी सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे हसन दुरानी जी को? हो जाता है तेरी कुर्सी के नीचे ये तेरी फलाने। अरे तमीज है तुम्हें? आप नेक इंसान है, आपसे हम बहस नहीं करेंगे, आपका टू डी पॉइंट जवाब देंगे। ठीक है, आपको बात करने का तरीका समझाइए। बिट्टा साइकिल चोर, बिट्टा साइकिल चोर, बिट्टा साइकिल चोर। ये क्या हुआ हसन भाई, ये क्या है? बोल बोल बोल, तेरे बाप का चुराया मैंने? तेरे बाप का चुराया? हाँ, अरे तुम्हें कह रही हूँ, तेरा बाप चोर, तेरा चाचा चोर, तू चोर, कैसा लगेगा तुम्हें? बदमाश आदमी, एक नंबर का अकल है तुम्हें? कम से कम किसी बंदे को तो बैठाओ यार मेरे साथ। और तेरी साहब उसने जूते देखे तुम्हें समझ नहीं आई? जूते देखे तुम्हें समझ नहीं आई? तू यहाँ होता ना हिंदुस्तान में, तू जानता नहीं है मुझे, तू यहाँ होता ना तुम्हें मैं ठीक करता। समझ गया मेरी बात को? के अंदर कोई इज्जत ना हो, जिस बंदे की तेरी मैं रुकता हूँ यहाँ पे, व्यक्तिगत ना हो। आरपी सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने उस साजिश को बता दिया, आप खुद एक सिख हैं, आप बड़े प्राउड इंडियन हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे आज हमारे पाकिस्तान के पैनलिस्ट को? ये तिकड़ी है, एक तरफ ट्रूडो है, एक तरफ शी जिनपिंग है और एक तरफ पाकिस्तान। देखिए दीपक भाई, ये जो पाकिस्तान के मित्र आए हैं, इनको हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हरि सिंह नलवा वो था जिन्होंने इनको सलवार कमीज पहनने के लिए मजबूर कर दिया था। इनके जो अभी पूर्व के प्रधानमंत्री थे वो भी सलवार कमीज पहनते थे, और क्यों पहनते थे कृपा करके जरा गूगल मार लेंगे, जानकारी मिल जाएगी। हरि सिंह नलवा जाते थे उनके डर से, क्योंकि वो कहते थे कि मैं माता और बहनों को नहीं छूऊंगा, ना छेड़ूंगा, ना बात करूंगा उनसे, इसलिए ये सबके सब सलवार कमीज पहनकर ऊपर बुर्का पहनकर चलते थे ताकि अपनी इज्जत बचा सके, नहीं तो उनका सर कलम होता था। तो ये सोच कर रखिए, आप जब सिखों के बारे में या कोई बात करें तो 10 बार सोचा करें। और सिखों में आज भी वही बलबला है जो बिट्टा साहब में है, कोई कमी नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं टोका नहीं आपको बीच में बोलते हुए, मैंने आराम से सुना ना आपको। तो वही बलबला है जो बिट्टा साहब में, वही बलबला हम सब में है। बिट्टा साहब आप जोर से बोलेंगे आपकी आवाज कट जाएगी। आरपी सिंह साहब तू मुझे कह तू मुझे, मैं बर्दाश्त करूंगा, पर तू ये कुर्सी के नीचे फलाना, जब ये तेरी तमीज है? तुमको कितनी अकल दी है? अरे इनके तमीज से बात कर। तुम्हारे साथ और भी पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, उनके बात करने का तरीका समझ ले, जिस भाषा में बोलेगा। ठीक है बिट्टा साहब मैं सिंह साहब को बोलने दो, उसके बाद में फिर से इसी बहस पे आऊंगा। सिंह साहब, हरि सिंह नलवा जी हाँ, सलवार कमीज पहनने पे मजबूर कर दिया था जितने भी उस वक्त के लोग थे। जी तो आज हाँ, पाकिस्तान में जितने लोग उस तरफ जो खैबर पख्तून की तरफ रहते सबके सब डरते थे। सबको ये समझ लगती थी कि अगर सलवार कमीज नहीं पहनी, अपने को नहीं बचाया तो कत्ल कर दिए जाएंगे, शाम तक लटका दिए जाते थे चौक के ऊपर। तो खैर वो विषय नहीं है। आज का विषय है कि कनाडा के अंदर जो हो रहा है, समझिए उसमें कुछ गैंगस्टर, जो कि आपको याद है 1980 के दशक में यहाँ से गैंगस्टर जाते थे बम्बई के दुबई, वहाँ से फ़ोन करते थे भाई लोग और यहाँ लोग पैसे देते थे। इसी प्रकार पंजाब के गैंगस्टर चले गए कनाडा, उनको ISI का समर्थन मिल रहा है, खालिस्तान में वो योगदान दे रहे हैं, और ये सारा का सारा एक व्यापारिक बिजनेस मॉडल चल रहा है कि हमने किस प्रकार अपना व्यापार बढ़ाना है, खालिस्तान के नाम पर पैसा कमाना है, गैंगस्टर को खालिस्तान के नाम पर पैसा कमाना है। ISI उनको फंड करता है। जो यहाँ से बच्चे अजालम लेकर जाते हैं, जो बच्चे यहाँ से अजालम, उनको अजालम लेने के लिए मजबूर करते हैं, उनसे यहाँ पर कुछ 4-4, 5-5 लाख रुपए लिया जाता है। फिर वहाँ जाकर उनसे काम कराया जाता है, उनको पैसे भी दिए जाते हैं,
और फिर जब खालिस्तान का झंडा उठाना तो उनको आगे कर दिया जाता है। ये है पूरा इनका बिजनेस मॉडल। पर एक बात समझिए, इसमें कनाडा जो फंसा है वो इसलिए क्योंकि उनकी सरकार इस समय कमजोर सरकार है, वो गवर्नमेंट ऑफ कंपल्शन है, वो मजबूरी में, क्योंकि 338 के हाउस में 157 लोग हैं, 25 वो लोग हैं जो खालिस्तान समर्थन है, वो उनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं। उनको शायद ये कहकर भेजा गया था कि अपने G20 में कुछ खटपट करनी है, उनकी हिम्मत नहीं कि G20 में कुछ खटपट कर सके। वो G20 में आए, ये कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर गए, जिसके पेज नंबर 28 पैरा नंबर 73 के अंदर लिख कर गए कि हम किसी प्रकार की भी आतंकी घटना को या आतंकवाद को अपने देश में, ये सबके सब ने साइन किया है कि हम अपने देश में पनपने नहीं देंगे। तो अब वो जब वापस जाते हैं तो उनके ऊपर दबाव है कि भैया आपको जो काम लगाया था आपने वो काम नहीं किया, अब उसको कैसे पूरा करोगे। तो क्योंकि सरकार बचानी है, ये सत्ता का जो लोभ है ये तंग करता है। और ये इस कारण से एक छोटी बात और जोड़ूंगा इसमें, जो मैंने गैंगस्टर वाला एंगल जोड़ा वो समझ लीजिए। आज से साल भर पहले रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या होती है कनाडा के अंदर। वो इसलिए हत्या होती है कि वो निज्जर का साथी था पहले। सो कॉल्ड ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास एलिगेशन है, हमारे पास एलिगेशन है, ऐसे एलिगेशन है कि निज्जर ने रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या इसलिए कराई कि रिपुदमन सिंह मलिक ने अपना मन बदल लिया, वो खालिस्तानियों के खिलाफ हो गए थे। वो भारत आए, मत्था देखा हरमंदिर साहब में, उन्होंने कहा कि मैं खालिस्तान के पक्ष में नहीं हूं। जब वापस गए उनकी हत्या कर दी गई। सो कॉल्ड अलेज, एक मिनट सुनिए, सो कॉल्ड अलेज सिस्टम में यह कहा जा रहा है कि रिपुदमन सिंह के लोगों ने वापस से निज्जर की हत्या करा दी। अब ये एलिगेशन है सर, अब इसको सबूत खड़े करना, पेश करना वहां की सरकार का काम है। वो सिर्फ आरोपों के आधार के ऊपर किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। और नहीं तो जब डिप्लोमेसी में ऐसा होगा तो व्यक्ति खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा। और आज ट्रूडो कटघरे में खड़े हैं दुनिया के। बिल्कुल सही कहा, ट्रूडो कटघरे में खड़े हैं और चीन के चंदे पर पल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। यहाँ क्या क्या कांड किए दीपक वोरा जी से मैं समझूंगा, सीधे उनके पास चलता हूँ। एम्बेसडर वोरा, ये क्या कोकिन वाला कांड है जो पूरे सोशल मीडिया कर रहे थे भारत में 2 दिन एक्स्ट्रा? सर आभारी हूँ, ये मौका आप देते हैं आपके शानदार चैनल जी न्यूज़ पर, और आपसे सीखने का, मेरे जीवन की जो बची हुई ज्ञान हासिल करने की यात्रा है, आपकी अहम भूमिका है। सो थैंक यू वेरी मच। और फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने बाल में अर्पित करके आया हूँ, उनका आशीर्वाद आप सबको। आपने जो बताया है कि क्या हुआ है सर, अब उन्होंने बातचीत की थी अपने पार्लियामेंट में, ट्रूडो साहब ने क्रेडिबल एलिगेशन की, तो हमने भी क्रेडिबल एलिगेशन सुना है और काफ़ी क्रेडिबल सुना है कि हमारे जो स्निफर डॉग्स थे एयरपोर्ट पे, वो भौंक रहे थे इनके सूटकेसेस पर, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं ड्रग्स को डिटेक्ट करने की। अब आपको ये भी मालूम है कि ट्रूडो साहब भारत के राष्ट्रपति के ऑफिशियल डिनर पे नहीं गए। सुनने में आया है क्रेडिबल एलिगेशन कि उस समय वो टुन थे नशे में ड्रग्स के, और फिर 2 दिन जो उनको रहना पड़ा था क्योंकि उनका प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। तो क्रेडिबल एलिगेशन हमने ये भी सुना है सर कि वो कोकेन के नशे में फिर से धुत थे अपने कमरे के अंदर, बाहर नहीं आ पाए थे। फाइनली उनके लोगों ने उनको जगाया, उनके सीक्रेट सर्विस वाले जो थे, और तकरीबन उठा के उनको ले गए कि भाई जहाज़ में बैठिए और अब आप यहाँ से चले जाए। ये हमने सुना है। आज का जो आपका मुद्दा था सर, ये सारी दुनिया जानती है कि एक टेरर नेक्सस ज़रूर था चाइना और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान से जो हमारे मेहमान हैं नाराज़ ना हो, लेकिन मानना ये था, क्रेडिबल एलिगेशन ये था कि चाइना ने कहा कि मैं आपके ने जो आतंकी पाल रखे हैं पाकिस्तान में, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में उनको प्रोटेक्ट करूंगा, और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो तालिबान शालिबान और बाकी टीटीपी वीटीपी हैं, ये शिनजियांग रीजन में, वीगुर रीजन में ना आए। तो ये हमारी डील है। अब उसमें टेरर ट्रायंगल बन गया है क्योंकि कनाडा भी शामिल हो गया है। और इसमें क्या है सर, ये जर्मन लेजेंड है डॉक्टर फाउस्ट का, जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी थी शैतान को। उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल के लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके बाद आके मेरी आत्मा ले जाना। अब क्रेडिबल एलिगेशन ये है कि ट्रूडो साहब ने भी अपनी आत्मा आतंकियों को बेच दी है, खालिस्तानी आतंकियों को, कि भाई मुझे और 4 साल मिल जाएं प्राइम मिनिस्टर के, उसके बाद आके आप मेरी आत्मा को ले जाएं। ये क्रेडिबल एलिगेशन है। अब न्यूयॉर्क में जाके ट्रूडो साहब बोले कि क्रेडिबल रीजंस हैं।
और अब पता नहीं कल क्रेडिबल सिस्टम बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वो बौखला गए हैं। सर इसमें एक चीज़ अहम नोट करने वाली है, आरोप लगाया कनेडियन पार्लियामेंट में ट्रूडो साहब ने, एक देश के प्रधानमंत्री ने, उनका जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया सर। हमारी मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय, मेरे मंत्रालय के एक जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने जवाब दिया ट्रूडो साहब को बताने के लिए कि आपकी औकात केवल इतनी है। एक आखिरी चीज़ सर, आपने अभी न्यूज़ में अनाउंस किया था कि आज जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री एक भोजन आयोजन किया है उन्होंने भारत मंडपम पे। जिन लोगों ने G20 को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जब मैं मिनिस्ट्री में था 8 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमने भी ऑर्गेनाइज की, लेकिन ऐसा जेस्चर कभी नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें देखकर सर लोग जलते हैं, कहते हैं कि भारत में इस समय एकता आ रही है, भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। किसी तरह से हमारे जीवन का मकसद है कि भारत को रोकना, चाहे सोरोस का मदद लें, चाहे ट्रूडो साहब किसी और की मदद लें, किसी भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया है एक्सेप्ट चाइना और पाकिस्तान। अब आप जानते हैं कि ये जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे पाकिस्तानी लोग कुछ और खालिस्तानी लोग कुछ, इसके कोई मायने नहीं रखते। भारत में कोई समर्थन नहीं करता। भारत के पास बिट्टा साहब जैसी के बेटे हैं, सिंह साहब जैसे बेटे हैं, हमें नाज है इन पर सर। जब तक ये हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो फाइनली अगर ट्रूडो साहब मेरी बात सुन रहे हैं कि ट्रूडो साहब, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप नहीं लगाए जाते जब तक आपके पास सबूत ना हो। वो सबूत आपके पास नहीं है, सब आपसे सबूत मांग रहे हैं, आप कुछ कह नहीं पा रहे, आप बातों का जाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। मुकिम साहब बताइए, ये क्या मतलब ISI कभी मैरिज ब्यूरो खोल लेती है, कभी इमरान खान की जो है गंदी गंदी तस्वीरें बनाने लगती है, इमरान खान नेशनल टेलीविजन पर बोले, कभी जो है वो ड्रग्स लेती है, की सप्लाई करने लगती है अफगानिस्तान से। ये ISI है, क्या है ये ISI? पता नहीं, ये तो मेरा ख्याल है ज्यादा मालूमात तो आपके पास हैं। नहीं बनाई आपने है ना सर? थोड़ा सा मुझे ऐड कीजिएगा जरा, ये मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा कि क्या ये जो मुजाहरे हुए टोरंटो, लंदन, मेलबर्न, सैन फ्रांसिस्को, प्रदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद, वो भी ISI ने कराए। रश्मीत सिंह और अवतार सिंह खंडा को बर्तानिया में जो मारा गया मई और जून में, जान से मारा गया, वो भी ISI ने कराया। ये जो कनाडा के ब्रॉम्पटन में 6 जून को 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ, वो भी ISI ने निकाला। और हम तो बोल ही रहे निकाला है भाई, आप ही लोग करवाते हैं, और कोई काम धंधा तो है नहीं आपके पास। बात तो करने दीजिए हुजूर, बात तो करने दें। अब ये जो बताइए कि जो 1 लाख सिख मरा है गुज़िश्ता 30 सालों में, वो भी ISI ने मारा। वो लोंगवाल साहब जो मरे थे पूना में, उनको भी ISI ने मारा। ये जो आपके कुलदीप सिंह बरार साहब पे लंदन पे कातलाना हमला हुआ था, क्या वो भी ISI ने कराया? आप हर चीज का इल्जाम ISI पे लगा देते हैं। अब आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम बड़े खुददार नेशन से ताल्लुक रखते हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो पहले तो आप वो जो 3,17,000 स्टूडेंट आपके वहां पढ़ रहे हैं उन्हें बुलाइए। जो कनाडा का सफारत खाना है दिल्ली में और बॉम्बे में, उसे बंद कीजिए, इनकी पुश्त पे लात मार के इनको घर का रास्ता दिखाइए। जो $4 बिलियन का ट्रेड है उसे बंद कीजिए, फिर हम मानेंगे कि आप वाकई बड़े खुददार और ताकतवर और इज्जत वाली कौम है। आप कुछ करके दिखाइए। यहाँ ये टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर जो है ना दाएं बाएं होना, इट्स वेरी इजी। ठीक है, सुशील पंडित जी जवाब दे जल्दी से, क्विकली एक जवाब मुकीम खान को, मुकीम अहमद जी को, सुशील पंडित जी का। दीपक जी, इन बातों का क्या जवाब हो सकता है? जिस मुल्क के पास दाने नहीं है खाने को, वो बयाने चला है, वो हमें बता रहा है कि हम किसके साथ ट्रेड करें, किसके साथ रिलेशनशिप रखें, कहाँ पे स्टूडेंट्स भेजें, कहाँ पे नहीं भेजें। अरे साहब, खुदा का खौफ करें, अपने गिरेबान में झांकें, अपने लोगों को आटा दाल चावल मुहैया कराएं, अपने वो जो कटोरा है उसमें देखें कि कहाँ कहाँ छेद है, जो भीख पड़ती है वो कहाँ से निकल जाती है। आप हमको बताने चले हैं इंडिया को कि हमें किसके साथ क्या रिश्ता रखना है, किस मुल्क के साथ क्या सिफारत रखनी है।
अपनी मईशत कैसे चलानी है। जरा मतलब शीशे का रुख कीजिए, शक्ल देखिए उसमें, और अपनी हालात पर थोड़ा तरस खाइए। आपकी इन तजवीजों पर और आपकी नसीहतों पर चलकर हमने अपना बेड़ा गर्क नहीं करना साहब। आप दूसरों को सिखाने की सलाहियत नहीं रखते। आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। दुनिया आपसे परेशान है। मैडलिन ऑलब्राइट आपको दुनिया का सिरदर्द कहती है, माइग्रेन ऑफ द वर्ल्ड। ये मैडलिन ऑलब्राइट ने 90s में कहा था, आज से 25 साल पहले। तब तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप भी ऐसे नहीं थे कि आप कहते कि साहब अमेरिका का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ बढ़ गया है। वो क्लिंटन का जमाना था। मैडलिन ऑलब्राइट क्लिंटन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। वो आपको बंदूकें और डॉलर मुहैया कर रही थी, और तब वो कह रही थी कि पाकिस्तान हैज बिकम अ माइग्रेन फॉर द वर्ल्ड। आप दुनिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं सर। अब तो कैंसर बन गए हैं, और इसका इलाज दुनिया करना जानती है। हमें भी कोई चांस। अच्छा ठीक है इरशाद साहब मैं ही कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी भाषण आज सुना रहे हैं आप। कभी आप स्टूडेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी किसी पे लगा रहे हैं। क्यों अपने मोदी जी की तरफ नहीं देखते हैं? असल जो मुद्दा है, अच्छा मैं जो दहशतगर्दी फैला, आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है जिसपे उसके हाथ पे लिख दिया जाता है मेरा बाप चोर है? आप सुन लें, देखिए आपने फिल्म? चोर तो इरशाद साहब आपका बाप बन गया ना। देखे, मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों के हाथ में लिखा हुआ है हमारे सब नेता चोर है, हमारे सब नेता चोर है, हमारी फौज चोर है, लिखा ही हुआ है। पैदा होते तब से उनके हाथ में लिखा होता है। देखिए असद ने यही कहा था, जैसे ही हम बोलेंगे कांटे निकलेंगे, कीले निकलेंगे नीचे से। हम 40 मिनट से आपको, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरा, अंदर नीचे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप चिंता ना करिए। देखिए चेयर के नीचे को कील होगी इंशाल्लाह ना। हमें सुन लिया करें, या हमें बुलाया मत करें। अगर हमें बुलाते हैं तो हमें सुना करें, हमें 1 मिनट दे दिया करें। लीजिए 1 मिनट दीजिए इरशाद साहब, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। देखिए आप जानते नहीं है, मेरे को सोशल मीडिया पे डिमांड होता है कि इरशाद साहब को बुलाइए आप। मुझे भी आपसे मोहब्बत है, मैं इसीलिए आ जाता हूँ आपके बुलाने पर। देखिए अभी बोरा साहब फरमा रहे थे कि जी वो हीरोइन लेते हैं, वो एडिक्ट है, पता नहीं क्या क्या क्रेडिबल एलिगेशन। देखिए बात यह है कि जब कोई मेहमान आता है ना, मुझे आपको मेहमानों की इज्जत करनी आती नहीं है, पता नहीं क्यों, ये आपकी परवरिश में ऐसे है। दूसरी आप बात कर रहे थे, अभी साहब हमारे बात कर रहे थे कि जो भी एलिगेशन लगाते हैं आप ISI पे लगाते हैं। मैं अब खतरा ये महसूस कर रहा था कि आपकी आबादी बढ़ रही, ये भी कहीं ISI पे इल्जाम ना लगा दे कि आपकी आबादी बढ़ाने में भी ISI का हाथ है। तो देखिए खुदा भगवान मेरी बात, अपनी आबादी का ध्यान रख, अपनी आबादी का ध्यान रख, समझे? को लिमिट रखो, को जुबान की लिमिट रखो, ठीक है बात? देखिए मतलब सुने, को जुबान की लिमिट रखो। आप जुबान में लिमिट, हम आपके देश के बारे में ऐसी बात कहें आबादी बढ़ाने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? के बारे में, मेरी बताइए, RP सिंह जी ने क्या कहा? RP सिंह जी ने क्या कहा? महाराणा रणजीत सिंह जी के बारे में RP सिंह जी ने क्या कहा? सिखों की फौज क्या करती थी, क्या कहा RP सिंह जी ने? उसको समझने की कोशिश करें। क्यों मेरे ISI के शेर जवान आपके अंदर घुस जाते हैं? क्यों आपकी? अरे शेर जवान रोज मारते हैं, रोज ठोक के मारते हैं, जो भेजते हैं ना, रोज ठोकते हैं, रोज ठोकते हैं। बेचो रोज ठोकते हैं आपने। अब इल्जाम नहीं लगा, अब ये प्रूफ करेंगे। देखिए कनाडा वाले प्रूफ करेंगे कि ये दहशतगर्दी आपके मोदी जी ने करवाई। आपको पकड़े जाएंगे अब आपके मोदी जी। वो हार रहे हैं इलेक्शन में और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सिख। अरे मोदी हारा नहीं है। मोदी जितनी देर उसका भगवान उम्र लंबी करे, मोदी रहेगा प्राइम मिनिस्टर, मोदी रहेगा प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान में सिखों का रहना 2 बार किया हुआ है। मैं 3 दिन से देख रहा हूं उनके घर। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या मैं सरदार हूँ? RP सिंह सरदार है क्या? हम गलत है क्या? आप जैसे क्या हिंदुस्तान में सिखों को तकलीफ है क्या? कौन कहता है? तो आप तो सिखों को मारते हैं वहाँ पे। आप पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं। जो हिंदुस्तान RP सिंह साहब यहाँ कुछ जोड़ना चाहते हैं? सिंह साहब क्या कहेंगे इरशाद साहब की बात पे? ये इनका प्रोपोगेंडा ही है। आबादी का इल्जाम लगने वाला है। इरशाद अहमद खान, सलवार कमीज का जमाना चलेगा, कुछ और पहना देंगे तुमको, कुछ और पहनाएंगे तुमको, समझे आप?
हमें मजबूर मत करना। अब सलवार कमीज नहीं बनाएंगे, अब कुछ और बना देंगे। अपनी औकात में रहा करो, अपनी जुबान संभाल कर बात करा करो, अपनी जुबान संभाल कर बात करा करो, नहीं तो कुछ और बना देंगे। अब की बात हरि सिंह नलवा का जमाना निकल गया, अब कुछ और बनाएंगे। हाथ में चूड़ियां और हाथ में खनखना दे देंगे तुम्हारे, याद रखना। हिजड़ों की औलाद पहनी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैला सकते हैं। ये खड़ा है गुरु गोविंद सिंह जी का, ये गुरु गोविंद सिंह जी का खड़ा है। अपनी औकात में रहना, अपनी औकात में रहना। आप देख रहे हो कि कितने अपनी औकात में रहो। पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म फैलाते हैं, अपनी औकात में पंजाब के रहो। अंदर AK-47 बेचते हैं, आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, आप दहशतगर्दी के दुनिया में सिरमौर रहो। दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके सिरमौर रहो। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी का सिरमौर है, नशे का सिरमौर है। आपकी ISI नशे का धंधा कराती है। आजादी पहले आप कश्मीरियों को मार रहे थे, अब सिखों को अब मैं बताता हूँ, नहीं आती आप लोगों को, सिखों को मार रहे हैं। मैं बता दूं एक बात। अरे थोड़े दिन की बात है। जो बलूच की बात करो, बलूच की सामने क्या कर रहे हैं? आपके पाले हुए खालिस्तानी हैं, आपके पाले हुए खालिस्तानी जिनको आप फंडिंग करते हैं हिंदुस्तान में। खालिस्तान बनेगा, इस मुल्क में अयमान अल जवाहिरी का जहाँ पे अब्दुल्ला अख्तर मंसूर मारा जाए, वो मुल्क दुनिया को कुछ कहने लायक तुम्हारे चिंता मत करो के साथ जुल्म करना। ये सलवार कमीज को मैं पर्सपेक्टिव में रख देता हूँ। सुनिए, हरि सिंह नलवा ने पठानों को सलवार पहना दी थी। ये इतिहास के साथ साथ पाकिस्तान की डिफेंस वेबसाइट में भी दर्ज है। सच्ची घटना को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के दामाद और बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर मियां गुल औरंगजेब ने कबूल किया था। पाकिस्तान आर्मी ने आज भी यह बयान इसलिए नहीं हटाया ताकि पाकिस्तानी मुसलमानों को उनकी कायरता का हमेशा एहसास रहे। एक किताब हरि सिंह नलवा द चैंपियन ऑफ खालसा जी के 264वें पेज पे भी सलवार कमीज का जिक्र है। जो बात बिट्टा भाई कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, इरशाद साहब, आपकी की वेबसाइट कह रही है कि पाकिस्तानी मुसलमान बड़ा कायर होता है। मेरी नहीं है, आपकी डिफेंस वेबसाइट है। अरे आप इनको कुछ और बनवाएंगे, चिंता मत करो। पठान से पंगा ना लेना। अब इनको, अरे तुम्हारे पठान की आसम की जैसी, तुम्हारे पठान की आसम की जैसी, मेरी बात नोट कर लेना। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कुछ और बनवा देंगे तुम्हारे को, चिंता मत करो। मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास इतना ही है।